हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो होगा पार्ट 2 सीपीईटी 2024 का। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। 21 से 40 तक 20 क्वेश्चंस। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सोल्यूशन दिया गया है 300 केल्विन में 1 m सुक्रोज, 1 m सोडियम क्लोराइड, 1 m बेरियम क्लोराइड और 1 m फिनॉल। Assuming that electrolytes are completely ionized and phenol is dimerized, which solution will show highest colligative property। देखो, जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा उसकी जो है आई वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, आई यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। सुक्रोज हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सुक्रोज बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होता, तो सुक्रोज के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 1। सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होता है सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में, तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। बेरियम क्लोराइड, एक बेरियम और 2 क्लोरीन मिलते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3। और फिनॉल जो है डाइमराइज होगा, सो आई इक्वल टू हाफ होगा फिनॉल के लिए। तो आई सबसे ज्यादा 3 है बेरियम क्लोराइड के लिए, तो ये होगा हमारा आंसर, ये बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। A reaction N2 plus 3H2 gives rise to 2 ammonia plus heat. Which of the following statements is true? अच्छा, तो हीट निकल रहा है मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी अगर टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए नहीं इसलिए हीट को निकाल दे रहा है। तो टेम्परेचर दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और टेम्परेचर कम कराओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमोनिया का डिसोसिएशन होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे हुआ है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन है उसमें मूव करता है, और टेम्परेचर घटाने पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन पे मूव करता है। और ये वाला है हीट निकल रही है यहाँ पर, तो ये है एक्सोथर्मिक जो कि टेम्परेचर घटाने पे फेवर होगा, और यह है एंडोथर्मिक जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फेवर होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा आंसर सी। लॉग केपी वर्सेस 1/t क्या होगा? अच्छा, उसका स्लोप पूछा है और ग्राफ का नेचर पूछा है। तो लॉग केपी वर्सेस 1/t कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप होगा ये वाला डेल्टा एच वेपराइजेशन 2.303 आर माइनस में होगा, क्योंकि इक्वेशन ये वाला होता है। तो ये होगा हमारा आंसर सी। उसके बाद व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज करने से कौन सा इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा? देखो, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम हो जाएंगे वहां पर प्रेशर चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देखो, एक और यहाँ पर 2 मोल से, एक एक 2, यहाँ पर 1 मोल से, तो यहाँ से तो फर्क पड़ेगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 मोल से 3 मोल से, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर एक एक 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, तो सेम होगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बी। जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल सेम है, तो प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें सबसे अच्छे से होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छे से होने के लिए एक ऑर्गेनिक और एक एक्वस सॉल्वेंट चाहिए होता है।
तो जहाँ पर ऑर्गेनिक और एक्व सॉल्वेंट होंगे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा। यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है ऑर्गेनिक, वाटर एक्व सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ऑर्गेनिक और वाटर एक्व सॉल्वेंट। यहाँ पर बेंजीन और टोलून दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो पहला वाला तो नहीं होने वाला, तो बी और सी दोनों होंगे। तो ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आयोनिक रेडियाई ऑफ सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, एल्यूमिनियम में चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम की साइज सबसे छोटी होगी। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, तो ये होगा ऑर्डर। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन बेसिकली ये है कि जो न्यूक्लियस है उस पे हमारा चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो +3 चार्ज है वो ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये होगा हमारा ऑर्डर। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज बिल्कुल अफेक्ट करेगा। एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। चार्ज और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ें अफेक्ट करेंगी। 28 मोलिक्यूलर रिलेशनशिप क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया गया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो इक्वेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, जो कि मैच करती है ऑप्शन नंबर ए से। उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम में कौन सा मेटल मिलता है? तो उसमें मिलता है जिंक, जिंक 2 प्लस, ये वाला आंसर होगा सी। लो स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर प्रिफर्ड बाय, लो स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किसमें बनते हैं? सेकेंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट में। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लो स्पिन का मतलब क्या है? तो स्पिन कम होगी मतलब पेयरिंग ज्यादा होगी, ज्यादा पेयरिंग होगी तो स्पिन कम होगी। ज्यादा पेयरिंग कब होगी? जब CFSE यानी क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप CFSE जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप CFSE इंक्रीज करता है। तो सेकेंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनकी CFSE ज्यादा होगी, तो उनमें लो स्पिन लो स्पिन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे, तो आंसर होगा बी। कौन सा एक लिगैंड नहीं है? अमोनिया तो एक लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड, क्लोरीन अनायनिक लिगैंड है और NO प्लस कैटायनिक लिगैंड है, तो आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा आयरन का कितना? देखो, कैसे निकालते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। उसके बाद -3, तो 3 माइनस कर देंगे, चार्ज है -3 तो 3 माइनस कर देंगे। और सियानाइड 6 है और एक सियानाइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 इंटू 6 12 +12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35। उसके बाद सोडियम 20 थायोसल्फेटो आर्जेंटाइट 1, अच्छा कौन सा होगा? पहली बात तो ये कि सोडियम 20 थायोसल्फेटो आर्जेंटाइट, आर्जेंटाइट मतलब सिल्वर जो है वो अनायन होगा, कि सोडियम जो है वो कैटायन होगा। सोडियम जहाँ जहाँ पर कैटायन है और सिल्वर आनायन है वो होगा सही, बाकी वाले गलत हो जाएंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी वाला गलत हो जाएगा, तो ए बचा, बी बचा। अभी यहाँ पर क्या है कि थायोसल्फेट आर्जेंटाइट,
चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की वन कहाँ पर होती है। पहले तो इसमें देखो कि सोडियम की कितनी होती है +1, सिल्वर की मान लो x है, थायोसल्फेट की कितनी होगी -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0 कर देंगे, x आ जाएगा कितना +3। तो ये वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं सोडियम का +1, 3 सोडियम है तो +3, सिल्वर की मान लो x है, थायोसल्फाइड की -2 इंटू 2 -4 है इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू +1। तो सिल्वर +1 आ जाता है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। CrCl3.6H2 ये कौन सा आइसोमर्जिन दिखाएगा? तो 6 वाटर है तो वो आराम से हाइड्रेट आइसोमर्जिन दिखा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब CrCl3H2O3 3H2O इस प्रकार का हो सकता है, या फिर CrCl2H2O4.4H2O। ठीक है, बाहर में Cl.4H2O या फिर CrClH2O5, बाहर में Cl2 और 4H2O। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रेट आइसोमर्जिन। तो जहाँ पर ज़्यादा हम देखेंगे वाटर है तो वहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर्जिन पॉसिबल है। बैरफोर्ड रिएजेंट जो कि मोनोसैकेराइड के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है उसमें क्या होता है? तो ये होगा एसिडिक कॉपर टू एसीटेट। उसके बाद dilute HCl commonly used in laboratory reagent for स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में डाइल्यूट HCl कौन से कॉन्सेंट्रेशन में होता है? तो वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, 1 m, 0.1 m, 0.5 m, तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पर 1 m होगा सही आंसर। स्टूडेंट लेबोरेटरी में बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है। अच्छा, कौन सा आयन ग्लास को एच कर सकता है? ग्लास की एचिंग में फ्लोराइड आयन हेल्प करता है, आंसर होगा फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन। बोराक्स बीट टेस्ट में कौन से एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है? तो ये आयरन, कोबाल्ट, मैंगानीज, कॉपर, क्रोमियम, निकेल, ये सभी एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आयरन, कॉपर, मैंगानीज ये तीनों एलिमेंट्स है ऑप्शन नंबर सी पे, तो ये होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीशियम दिया गया है तो ये तो नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी पे पोटासियम दिया गया है, टेरियम दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। सोडियम पोटासियम दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। प्योर पिंक मास रिमेन इन चारकोल कैविटी ड्यूरिंग कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑक्साइड। जो पिंक मास रहता है वो कौन सी ऑक्साइड को इंडिकेट करता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में? आंसर होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगा सही आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, H3PO4 इज ट्राई बेसिक एसिड, पी के वैल्यूज का ऑर्डर क्या होगा? देखो भाई, H3PO4 है, H3PO4 एक हाइड्रोजन निकला तो बनेगा क्या H2PO4 माइनस, उसके बाद दो हाइड्रोजन निकले तो बनेगा HPO4 2 माइनस, तीन हाइड्रोजन निकले तो PO4 3 माइनस। अब देखो जो के ए वैल्यू होती है वो होती है एसिडिटी। ठीक है,
बात ये है कि पी के वैल्यू उसका इन्वर्स होगा, यानी कितना कम एसिडिक होगा। तो बेसिकली बात ये है कि H3PO4 से एक H+ निकालना ज़्यादा आसान होगा, 2 H+ निकालना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, और 3 H+ निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये कि जो K वैल्यू है वो पहले की ज़्यादा है, फिर दूसरे की, और फिर तीसरे की। मतलब ये कि पी के ए वैल्यू पहले की सबसे कम है, फिर पी के वैल्यू दूसरे की, और फिर पी के वैल्यू तीसरे की। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो।